14 साल पहले आए एक फंगल इन्फेक्शन ने दुनिया के सभी इंसानों और जानवरों को खत्म कर दिया और जिंदा बचे लोगों के बीच में उपजाऊ जमीनों के लिए खतरनाक लड़ाइयां होने लगी। क्योंकि अभी के समय पर जीने का एकमात्र सहारा बस उपजाऊ जमीन है, जिस पर ही खेती करके अपने पेट को भरा जा सकता था। और इसी कारण से खेतों को पाने के लिए लोग एक दूसरे को मारने से भी नहीं झिझक रहे थे। इसी बीच हथियार लिए हुए कुछ सर्वाइवर एक बहुत ही बड़े से खाली खेत के पास पहुंचते हैं, जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर ये बस उनकी एक गलतफहमी थी, क्योंकि अभी जब उनमें से दो लोग फसल के बीच से होकर खेत के दूसरी तरफ मौजूद एक बाड़े में घुसते हैं, तो अचानक कोई उनमें से एक आदमी के मुंह पर किसी धारदार चीज से हमला करके उसको मौत के घाट उतार देता है। और उसके अगले ही पल दूसरे आदमी की भी यही दुर्दशा होती है। इसका मतलब इस खेत का मालिक कोई बहुत ही खतरनाक इंसान था, जो खेत को बचाने के लिए इन सर्वाइवर को बेरहमी से मार रहा है। वहीं बाहर मौजूद सर्वाइवर को अगले ही पल किसी के सीटी बजाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही कोई उन पे स्नाइपर से अंधाधुंध गोलियां चलाकर कईयों को लाइन से खत्म कर देता है, जिससे सर्वाइवर के बीच में अफरा तफरी मच जाती है और सब अपनी जान बचाने के लिए फसलों के अंदर भाग आते हैं। तब फसलों के बीच में हेली नाम की एक औरत अचानक पीछे से एक सर्वाइवर को चाकू मारकर घायल करती है और अपनी बंदूक से उस सर्वाइवर के दूसरे साथी को शूट करने के बाद पहले वाले सर्वाइवर को भी शूट करके खत्म कर देती है। अब बस एक ही सर्वाइवर बचा था, जिसको फसल के बीच में भागता हुआ इमैनुअल नाम का एक लड़का पकड़कर गिरा देता है और बिना समय गवाए अपने चाकू से उस पर हमला करके सर्वाइवर के मास्क को हटाता है। तब इमैनुअल ये देखकर हैरान रह गया था कि वो सर्वाइवर असल में एक लड़की है। उतने में ही वहाँ इमैनुअल की माँ हेली और उसका बाकी सारा परिवार आ जाता है, जिसमें इमैनुअल के पिता साज और उसकी 3 बहनें ट्रेन, डेनिस और कुकी शामिल थी, जो खुद ही इस खेत के मालिक थे और घुसपैठियों से उन्हें सख्त नफरत थी। वैसे अभी वो सर्वाइवर लड़की मरी नहीं थी, जो कि खून की उल्टी करते हुए हेली से अपनी जान की भीख मांगती है, पर क्योंकि किसी भी सर्वाइवर को जिंदा छोड़ने से उनके खेतों के ऊपर वापस से हमला हो सकता था, इसलिए हेली इमैनुअल से उस लड़की को खत्म करने के लिए कहती है। उस दौरान उस बेचारी लड़की को मारते हुए इमैनुअल को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमैनुअल फाइनली बंदूक का ट्रिगर दबाकर उस लड़की को खत्म करके अपने घर में वापस आ जाता है। अब घर में खाना खाते हुए हेली सबसे उनके रोज करे जाने वाले काम के बारे में पूछती है, जैसे कि रेन को हफ्ते में एक बार फसल की रिपोर्ट बनानी होती थी। इमैनुअल को रोज खेत के बाहर लगी फेंसिंग को चेक करना होता था, ताकि कोई उन्हें तोड़कर अंदर ना आ जाए, और उसी तरह बाकी सबके काम भी बटे हुए थे। अभी इमैनुअल हेली से कहता है कि बॉर्डर्स की रोज चेकिंग करने में काफी ज्यादा समय जाता है, जो सुनकर हेली इमैनुअल के आगे कुछ बोलने से पहले ही कहती है कि रोज इतने सारे रूल्स को फॉलो करने की वजह से ही हम लोग आज तक जिंदा हैं। इतना बोलकर वो इमैनुअल को अगले दिन अगस्ता नाम की एक औरत तक कुछ सामान पहुंचाने को कहती है, जो उनके फार्म से कुछ दूर एक दूसरी कॉलोनी में कुछ और लोगों के साथ रहती थी। और हेली और अगस्ता काफी अच्छे दोस्त थे, पर क्योंकि ऐसे समय में हेली अगस्ता के ऊपर भी भरोसा नहीं करती थी, इसीलिए इमैनुअल को सामान पहुंचाने के लिए खाली जगह पर जाकर वो सामान रखना था और बाद में अगस्ता वो सामान खुद वहां से आके ले लेती। इसी तरह से बाकी सारे फार्म के लोगों में भी एक दूसरे से जरूरती सामान का लेन देन हुआ करता था। खैर अभी के लिए हेली इमैनुअल को बाहर जाने का सबसे जरूरी रूल भी याद दिलवाती है कि बाहर जाने पर इमैनुअल को किसी इंसान के दिखाई देने पर भी उससे कोई बात नहीं करनी है। ये बात सुनकर इमैनुअल सोने के लिए चला जाता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करके अपने बॉर्डर चेकिंग वाले काम को भी जल्दी खत्म कर लेता है। जिस बीच बाकी सब भी अपने अपने काम में लग चुके थे। सबके काम खत्म होने के बाद हेली सबको शूटिंग प्रैक्टिस करवाती है और फिर थोड़ी देर बाद सबको रनिंग करवा के सीसीटीवी से आसपास के एरिया पर नजर रखने लगती है। इसके बाद वो रेडियो के जरिए अगस्ता और बाकी सब फार्मर से बात करने लग गई थी, जिससे उसे और बाकी सारे फार्मर्स को आसपास मौजूद खतरे के बारे में पता चलता रहता था। अभी अगस्ता से बात करके हेली को पता चलता है कि फ्लेमिंग परिवार समेत 3 बड़ी फैमिलीज की कॉलोनीज के ऊपर हमला हुआ है, जिन्हें बचाने के लिए यूनियन आर्मी वाले भी डर के मारे नहीं गए थे, क्योंकि वो हमले कैनिबल्स यानी कि इंसान खाने वाले लोगों के एक बहुत ही बड़े झुंड ने करे थे और कॉलोनी में मौजूद सभी लोगों को जान से मारकर खा लिया था। ये सुनकर तो हेली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर कैनिबल्स ने आसपास के एरिया में हमला करा है तो पक्का वो जल्दी ही उनके खेत तक भी आ जाएंगे, और अगर वो वहां पर आ गए तो क्या हेली अपने परिवार को उनसे बचा पाएगी? यही बात हेली के मन को खाए जा रही थी। तभी अगस्ता अचानक अपनी और अपने साथ रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हेली से कहती है कि तुम हमारे पास आकर हमें लड़ाई की ट्रेनिंग दो। मगर हेली इसके लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अपने परिवार को अकेले छोड़ने का रिस्क उठाकर वहां पर नहीं जा सकती थी। अब वैसे अब तक इमैनुअल भी अगस्ता का सामान लेकर उसके ठिकाने की तरफ जाने लगता है, जिस बीच साज भी बॉर्डर के बाहर के आसपास के एरिया को छानने के लिए गया हुआ था, जहां पर से कुछ काम की चीजों को जब वो वापस लेकर हेली के पास आता है तो हेली उसे फ्लेमिंग परिवार की मौत और अगस्ता से हुई सारी बातों के बारे में बताती है। तब कैनिबल्स के बारे में सुनकर तो साज भी परेशान हो जाता है, और अभी के लिए हेली को इमैनुअल की भी परवाह हो रही थी,
कि कहीं अगर रास्ते में इमैनुअल के ऊपर कैनिबल्स का हमला हुआ तो क्या होगा। वहीं इमैनुअल अभी के लिए अगस्ता के एक खंडर घर में पहुंचकर अगस्ता नाम के एक डब्बे में सामान रखता है और अपने घर की तरफ वापस आने लगता है। इमैनुअल को हमेशा अपने घर में ही रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो बाहर की जगह को भी एक्सप्लोर करना चाहता था। इसीलिए घर पर वापस आने से पहले वो पास की एक नदी में नहाने के लिए रुक जाता है, जहां से नहाकर वो जैसे ही बाहर निकलता है तो थोड़ी देर बाद उसकी नजर नदी के किनारे मौजूद एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ती है, जो खुद भी नदी में तैरने के लिए आई थी और इमैनुअल अभी के लिए उस पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। वो पास में ही छुपकर उस लड़की को तब तक देखता रहता है जब तक वो लड़की थोड़ी देर नदी में तैरने के बाद अपनी कॉलोनी में वापस नहीं चली जाती। अब उसी रात इमैनुअल के घर में जश्न का माहौल था, क्योंकि आज हेली डेनिस को ऑफिशियल सोल्जर डिक्लेयर करने वाली थी, जिसके बाद डेनिस भी इमैनुअल और सार्ज की तरह उनके साथ बाहर जाकर जरूरत का सामान ढूंढने में मदद कर सकती थी। अभी सोल्जर बनने के बाद डेनिस भी सबकी रक्षा करने का वादा करती है और कुकी और रेन के साथ डांस करने लगती है। इस दौरान हेली साइड में बैठकर सार्ज से उस समय के बारे में बात करती है जब दुनिया नॉर्मल हुआ करती थी। साथ ही अभी हेली को इमैनुअल की चिंता भी थी, क्योंकि अब तक वो घर वापस नहीं आया होता। तभी अचानक इमैनुअल वापस आ जाता है, जिससे सार्ज गुस्से में पूछता है कि तुम अब तक कहां पर थे। इस पर इमैनुअल काम का बहाना बनाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, मगर अपने कमरे में जाने के बाद भी वो उस लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया था। इसीलिए अगले दिन इमैनुअल अपने काम को जल्दी खत्म करके वापस से उस नदी के पास जाता है, जहाँ जाकर वो उस लड़की के बारे में सोचते हुए उसका चित्र बनाने लग गया था। घर पर वापस जाने के बाद इमैनुअल के पास हेली आकर उसे बताती है कि अगले दिन इमैनुअल को सार्ज और डेनिस के साथ पास के एक गांव में जाकर छानबीन करनी है, क्योंकि वहां पर किसी ने हमला करा था। हालांकि इमैनुअल वहां पर नहीं जाना चाहता था, मगर हेली उसको उनके पूर्वजों के बारे में याद दिलाते हुए वहां पर जाने के लिए कहती है और ना चाहते हुए भी इमैनुअल को उसकी बात को मानना पड़ता है। अब अगले दिन इमैनुअल सार्ज और डेनिस के साथ जाकर उस जगह की छानबीन करता है, जबकि उस दौरान हेली अकेले ही घर में ट्रेन और कुकी की प्रोटेक्शन करने के लिए रुकी हुई थी। उन दोनों से बातें करते हुए हेली उन्हें बताती है कि उनके पिता सार्ज से उसकी मुलाकात उनके मिलिट्री कैंप में हुई थी और वो दोनों तब से लेकर अब तक साथ थे। दूसरी तरफ उस गांव में पहुंचने के बाद जब इमैनुअल, सार्ज और डेनिस एक बिल्डिंग में जाते हैं तो वहां की छत को देखने के बाद तो डेनिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किसी ने वहां की छत पर कई सारे इंसानों को जान से मारकर लटकाया हुआ था। तभी वहां पर दो आदमी अचानक से मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद उन तीनों ने ही उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लिया था। जो देखकर एक सोल्जर बताता है कि असल में हम यूनियन आर्मी वाले हैं और फिलहाल के लिए हम लोग गांव के एक परिवार के साथ रुके हुए हैं। ये बात सुनते ही सार्ज तुरंत ही उन लोगों को शूट करके खत्म कर देता है, क्योंकि इस पूरे गांव के अंदर असल में फ्लेमिंग परिवार के सदस्य रहा करते थे, जिनके ऊपर कुछ दिनों पहले ही कैनिबल्स ने अटैक करके उन्हें खत्म कर दिया था। और हेली को इस बारे में अगस्ता से पता चलने पर उसने सार्ज को भी बताया था, तो इन दोनों की बातों से सार्ज को समझ आ गया था कि वो दोनों आदमी असल में कैनिबल के ही साथी थे। उन दोनों के मरने के बाद डेनिस थोड़ा सा आगे जाकर पास की चीजों की तलाशी लेने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक उसके सामने एक और कैनिबल आ जाता है और अपनी बंदूक से उसके पेट पर शूट करके वहां से भाग जाता है। ये देखकर सार्ज और इमैनुअल घबराते हुए जल्दी से डेनिस को उठाकर अपने फार्म पर वापस लेकर आते हैं, जहां पर हेली उसका इलाज करना शुरू कर देती है। साथ ही अभी हेली को इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि कहीं उन तीनों का पीछा करते हुए कैनिबल्स उनके ठिकाने तक ना पहुंच गए हों, पर किस्मत से अब तक वहां पर कोई भी नहीं आया था। जिसके बाद डेनिस का इलाज करते हेली इस बारे में अगस्ता को बताने की कोशिश करती है, मगर बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी अगस्ता उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। उसी रात बॉर्डर की चेकिंग करते हुए इमैनुअल को अचानक से झाड़ियों के पास से किसी की आवाज आती है, और जब वो उस तरफ अपनी बंदूक लेकर जाता है तो वहां पर वही लड़की मौजूद थी जिसको इमैनुअल ने नदी में देखा था। उस लड़की को देखने के बाद तो इमैनुअल पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो लड़की बार बार उससे कहती रहती है कि मेरी मदद करो और मुझे अंदर आने दो। अब वैसे अगर आप लोग इमैनुअल की जगह होते तो क्या करते? क्या इसके अगले दिन हेली सबको अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरे हिसाब से अगस्ता के गांव के ऊपर भी कैनिबल्स ने हमला करके उन्हें खत्म कर दिया है, इसलिए अब हमें और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बस एक चूक से हम और हमारा परिवार खतरे में आ सकता है। इसीलिए अब किसी के भी दिखाई देने पर पहले हमें गोली चलानी है और सवाल जवाब बाद में करने हैं। इस पर सब मान जाते हैं, लेकिन इमैनुअल अभी लगातार कुछ सोचे जा रहा था। अभी हेली की बात पूरा हो जाने के बाद इमैनुअल जल्दी से घर के पास मौजूद बाड़े में जाता है, जहां पर ही वो पिछली रात उस लड़की को अपने साथ लेकर आ गया था। उस लड़की के कैनिबल होने के डर के कारण अभी तक इमैनुअल ने उसे बांध कर रखा हुआ था। अभी इमैनुअल को देखकर वो लड़की छूटने के लिए छटपटाने लगती है, जो देखकर इमैनुअल उसे शांत करते हुए बताता है कि असल में मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, पर क्योंकि तुम कैनिबल भी हो सकती हो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बांध कर रखा है। इतना बोलने के बाद इमैनुअल उसका मुंह खोलकर उसे पानी पिलाता है और बाद में उसके गाँव पर पट्टी बांधने लगता है। अभी तक इमैनुअल की बातों से उस लड़की को समझ में आ गया था कि इमैनुअल की माँ हेली किसी भी इंसान के ऊपर आसानी से भरोसा नहीं करती, इसीलिए अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज करी तो वो उसके बारे में पता चलते ही उसके पास आकर उसे जान से मार देगी। इसीलिए वो बहुत ही धीरे से इमैनुअल को बताती है कि मैं कैनिबल नहीं हूँ और मैं तो उनसे खुद अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ।
वो दोनों इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक हेली को बॉर्डर के पास कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है, जिसके बारे में वो तुरंत इमैनुअल को वॉकी टॉकी के जरिए बताकर उधर की तरफ चेकिंग करने के लिए जाने को बोलती है, जिस पर इमैनुअल भी जल्दी से उस लड़की के मुंह को वापस से बंद करता है और वहां पर से चला जाता है। इसके बाद जब रात में इमैनुअल अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था तो खाना खाते समय उसकी हेली से किसी बात पर बहसबाजी हो जाती है और हेली गुस्से में खाना छोड़कर डेनिस के पास चली जाती है। फिर सबके सोने के बाद इमैनुअल वापस से बाड़ी में उसी लड़की के पास आ जाता है, जिस दौरान सबसे पहले तो वो उस लड़की को बताता है कि इस पूरे इन्फेक्शन के बाद मेरी माँ और मेरे परिवार ने बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करा है, इसीलिए हम इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करते और उम्मीद है कि तुम भी हमारे हालातों को समझोगी। इतना बोलने के बाद इमैनुअल उस लड़की के मुंह को खोल देता है, उससे पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम खेत तक कैसे पहुंची और तुम कहाँ से आई हो। ये सब सुनने के बाद वो लड़की रोना चालू कर देती है और रोते हुए बताती है कि मेरा नाम डॉन है और मैं पास की एक कॉलोनी से अपनी जान बचाने के लिए आई हूँ और अभी मुझे एक रेडियो की जरूरत है ताकि मैं अपने परिवार से कांटेक्ट करके पता लगा सकूं कि वो लोग जिंदा भी हैं या फिर मर गए। तो डॉन को रोता हुआ देखकर इमैनुअल समझ गया था कि डॉन एकदम सच बोल रही है, इसीलिए वो डॉन को खोल तो देता है, लेकिन उसने डॉन को रेडियो देने से मना कर दिया था क्योंकि अगर धोखे से भी इमैनुअल का विश्वास गलत निकलता तो डॉन उसके परिवार के बारे में कैनिबल्स को इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर बुला सकती थी। अभी डॉन भी इमैनुअल के डर को समझते हुए उससे माफी मांगकर उससे बातें करने लगती है। तब डॉन से अच्छे से बात करने पर इमैनुअल पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि डॉन असल में कोई और नहीं बल्कि अगस्ता की भतीजी थी, जिसे अगस्ता ने ही उनकी कॉलोनी पर कैनिबल का हमला होने के बाद इस फार्म के बारे में बताया था और किसी तरह से उनकी कॉलोनी से भगा दिया था ताकि डॉन हेली के पास आकर अपनी जान को बचा सके। वहीं इस सबसे अनजान हेली पूरी रात रेडियो के पास बैठकर अगस्ता के किसी मैसेज का वेट करती रहती है, मगर अगस्ता की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इधर डॉन और इमैनुअल की दोस्ती बातें करते हुए धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, जिस दौरान वो पूरी रात बातें करते हैं और सुबह सुबह के टाइम पर डॉन इमैनुअल के पास मौजूद एक वॉकमैन में गाने सुनते हुए डांस करने लगती है। इसी बीच हेली अचानक से इमैनुअल के कमरे में चली गई थी, जहां इमैनुअल को ना पाकर वो घबराते हुए सार्ज के साथ उसे ढूंढना चालू कर देती है और बाड़ी में जाने पर उसे इमैनुअल के साथ डॉन दिखाई देती है। उस दौरान तो हेली और सार्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए सार्ज जल्दी से डॉन को पकड़कर बाड़े के बाहर लेकर चला जाता है और हेली जानबूझकर इमैनुअल को बाड़े में ही बंद कर देती है ताकि वो डॉन की कोई भी मदद ना कर पाए। अभी हेली खुद भी सार्ज के पास बाहर आकर डॉन से पूछने लग गई कि वो कौन है और कहां पर से आई है। तब डॉन उसे भी अपने और अगस्ता के बारे में सारी चीजें बताती है, जो सुनने के बाद भी हेली को पूरी तरह से इस बात पर विश्वास नहीं होता और डॉन की तरफ गोली चलाते हुए उससे बोलती है कि अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बावजूद भी डॉन अपनी बातों को चेंज नहीं करती, जिससे अभी हेली को अगस्ता की भी थोड़ी सी टेंशन होने लग जाती है, मगर कहीं ना कहीं उसे उम्मीद भी थी कि अगस्ता हमेशा की तरह खुद को और अपने कॉलोनी वालों को बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लेगी। और थोड़ी देर बाद इमैनुअल खुद भी रेडियो के पास जाकर अगस्ता से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर अभी भी अगस्ता की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न आने पर इमैनुअल सुझाव देता है कि शायद उन्हें अगस्ता की कॉलोनी की तरफ जाकर वहां की सिचुएशन को देखना चाहिए क्योंकि अगस्ता को उनकी जरूरत हो सकती है। लेकिन हेली इस पर साफ मना कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से डॉन झूठी भी हो सकती थी और ऐसा हेली को इसीलिए लग रहा था क्योंकि अगर अगस्ता अपनी भतीजी को इधर की तरफ भेज भी रही होती तो उसे हेली का नेचर पता होने के कारण वो हेली को इस बारे में किसी न किसी तरह से जरूर बता देती। मगर इस बार इमैनुअल हेली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फैसला करता है कि वो अकेले ही डॉन के साथ अगस्ता की मदद करने के लिए जाएगा। इस बात की वजह से इमैनुअल और हेली के बीच में बहुत बुरी बहसबाजी हो जाती है, मगर इस बार इमैनुअल हेली की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और चुपके से डॉन के साथ अपनी बाइक पर बैठकर अगस्ता की कॉलोनी की तरफ जाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब इस बारे में हेली को पता चलता है तो साथ से बाकी बच्चों का ध्यान रखने को बोलकर खुद भी अपनी गाड़ी से अगस्ता की कॉलोनी की तरफ जाने लग जाती है। वहीं इमैनुअल अगस्ता की कॉलोनी के पास पहुंचकर अपनी स्नाइपर के स्कोप से वहां की सिचुएशन को देखने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसे वहां पर कोई भी इंसान या फिर कैनिबल दिखाई नहीं देता। इसीलिए अब वो धीरे धीरे कॉलोनी के अंदर डॉन के साथ उसकी वैन के पास पहुंच जाता है, जिसमें ही डॉन रहा करती थी। अभी वैन के अंदर जाने पर डॉन अचानक से इमैनुअल से कहती है कि मैं सच में कैनिबल के लिए काम कर रही हूँ। ये सुनकर तो इमैनुअल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बस एक लड़की की बात मानने के कारण इमैनुअल के पूरी परिवार की जान खतरे में थी और तभी अचानक उस वैन में भी पीछे से कोई आने लग जाता है। वहीं सार्ज को सीसीटीवी पर नजर रखते हुए एहसास होता है कि अचानक बॉर्डर के पास मौजूद उनके एक सीसीटीवी ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए वहां पर हुई गड़बड़ को देखने के लिए वो तुरंत ही अपनी बाइक से उस बॉर्डर के पास पहुंच जाता है। वहां की तारों को किसी ने काट दिया था और सामने की झाड़ियों में सार्ज को एक हिरन के सींग दिखाई दे रहे थे, पर जैसा कि अब तक सारे जानवर धरती से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, इसीलिए सार्ज हैरानी से उसे देख ही रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे से कोई उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद काफी सारे कैनिबल कटी हुई तारों के बीच में से अंदर आ जाते हैं, जिनमें से ही एक ने हिरन के सींग वाली टोपी पहनकर सार्ज को टोपी पहनाई थी। दूसरी तरफ अब तक हेली भी किसी तरह से अगस्ता के घर में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ बस खून बिखरा हुआ था,
जो देखकर हेली डरते हुए घर की तलाशी लेने लगती है। पर तभी अचानक से उसके पीछे से भी एक कैनिबल उसके ऊपर हमला कर देता है और हेली के छूटने की लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। इधर तक रेन को भी कैनिबल के आने के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो कुकी से घर के नीचे मौजूद सीक्रेट बंकर में जाकर उसे वहीं पर छुपे रहने को कहती है और खुद खिड़की पे जाकर एक एक करके कैनिबल्स को गोलियां मारने लग जाती है। मगर कैनिबल्स की संख्या काफी ज्यादा थी और जल्दी ही वो घर के पास पहुंचने वाले थे। वहीं किस्मत से अब तक सार्ज की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि एक कैनिबल उसके हाथों को बड़ी बड़ी कीलों से जमीन पर ठोक रहा था और उसी कैनिबल का दूसरा साथी सार्ज को काटने वाला था। तब अपनी जान बचाने के लिए सार्ज थोड़ा सा जोर लगाकर अपने हाथ को फ्री करता है और जल्दी से अपने हाथ में घुसी हुई कील के नुकीले हिस्से को एक कैनिबल की गर्दन में मारकर उसे खत्म कर देता है और बाद में उसी तरह से दूसरे कैनिबल की जान भी ले लेता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने घर की तरफ जाते हुए रेन से कांटेक्ट करके कहता है कि तुम भी जल्दी से बंकर में चली जाओ और मैं भी तुमसे वहीं पर मिलूंगा। पर क्या सार्ज रेन और कुकी के साथ साथ डेनिस को भी बचा पाएगा? बंकर की तरफ जाते हुए सार्ज के दिमाग में यही सवाल चल रहे थे। इधर हेली को होश आने पर वो खुद को एक बेसमेंट में पाती है जहां उसके अलावा और भी कई लोगों को बांध कर रखा गया था, जिनमें अगस्ता भी शामिल थी। उसे देखकर हेली हैरान होते हुए अगस्ता को डॉन के बारे में सब कुछ बताती है, जो सुनकर अगस्ता कहती है कि वो सच में मेरी भतीजी है, जिसके सामने कैनिबल ने शर्त रखी थी कि अगर तुम अगस्ता और गांव वालों की जान को बचाना चाहती हो तो हेली और उसके परिवार को भी एक दूसरे से अलग कर दो। ऐसा करने के लिए अगस्ता ने डॉन को मना तो करा था, लेकिन अगस्ता की जान बचाने के लिए डॉन ऐसा करने के लिए मान गई थी। अभी अगस्ता को डॉन की चिंता भी हो रही थी, जिस पर हेली उसे चिंता न करने को कहती है क्योंकि डॉन के साथ इमैनुअल था, जो सच में काफी खतरनाक फाइटर है। दूसरी तरफ उस वैन में असल में 3 बच्चे आए थे, जिन्हें अगस्ता ने किसी तरह से डॉन के साथ वहां पर से भगा दिया था और वो लोग काफी समय से भूखे भी थे। तभी इमैनुअल उन्हें अपने पास मौजूद कुछ खाने की चीजें देता है और तब डॉन उसे सारी सच्चाई बता देती है। उस समय पर इमैनुअल समझ जाता है कि डॉन के पास सच में कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसे माफ करते हुए उससे वादा करता है कि मैं किसी भी हालत में यहाँ पर मौजूद सभी कैनिबल्स को खत्म करके तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। वहीं जिस बेसमेंट में हेली और अगस्ता के साथ बाकी सारे गांव के लोगों को बांध कर रखा गया था, वहां अचानक से कैनिबल का लीडर पहुंचकर हेली के सामने जाके उससे ऊंट पटांग बातें करने लगता है, जिससे गुस्से में आकर हेली उसके मुंह पर थूक देती है। इस पर वो कैनिबल का लीडर कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और बस हेली को इतना बता देता है कि मेरे बस कुछ साथियों को छोड़कर बाकी सारे साथी तुम्हारे खेतों पर कब्जा करने के लिए गए हैं। ये सुनने के बाद तो हेली खुद भी काफी ज्यादा डर जाती है और तभी अचानक कैनिबल का लीडर अपने साथी से रात के खाने की तैयारी करने को बोलता है, जो सुनने के बाद कैनिबल के लीडर का साथी अगस्ता के पास आता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर हेली के सामने ही उसे मौत के घाट उतार देता है। इधर अब तक सार्ज भी जैसे तैसे बंकर तक पहुंच गया था, जहां पर आने के बाद वो बंकर में ही रखे काफी सारे हथियारों को लेता है और रेन और कुकी से वहीं पर छुपे रहने को बोलकर खुद डेनिस को बचाने के लिए ऊपर जाने लगता है। तब बंकर से ऊपर जाने से पहले सार्ज ने रेन से पूरे घर की पावर कट करने के लिए भी बोल दिया था और रेन के ऐसा करते ही पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर सार्ज तुरंत ही अंदर मौजूद सभी कैनिबल्स को एक एक करके जान से मारने लग जाता है। हालांकि इस दौरान तो वो खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गया था, मगर जैसे तैसे वो डेनिस को लेकर बंकर में पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद रेन वापस से बंकर का दरवाजा बंद करके सार्ज का ध्यान रखने में लग जाती है। दूसरी तरफ अगस्ता की कॉलोनी में कैनिबल वाली बेसमेंट में हेली बेहोश हो रखी थी, जहां पर अब तक हेली के अलावा बाकी सारे लोगों को जान से मार दिया गया था। और तभी अचानक एक टकला कैनिबल आकर हेली के पैर पर एक पट्टी बांधने लगता है ताकि वो उसके पैर को भी काट सके। पर तभी अचानक से हेली उसके ऊपर हमला करके उसको जैसे तैसे जान से मार देती है। और इस शोर शराबे को सुनकर जब कैनिबल का लीडर अंदर आता है तो पहले वाले कैनिबल की बंदूक को उठाकर हेली बिना समय गवाए उसको भी शूट करके खत्म कर देती है। तभी अचानक उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है और जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है तो उसे अपने सामने इमैनुअल, डॉन और वो तीनों बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें जिंदा देखने के बाद हेली की जान में भी जान आ गई थी। अभी हेली से डॉन को अगस्ता की मौत के बारे में पता चलने पर डॉन बुरी तरह से रोने लग जाती है, पर हेली उसे समझाती है कि अभी रोने का समय नहीं है और उन्हें फार्म पर जाकर बाकी लोगों की जान भी बचानी होगी। ये सुनने के बाद इमैनुअल थोड़ा सा खुश हो गया था, क्योंकि हेली की बातों से समझ में आ रहा था कि वो डॉन के साथ साथ उन तीनों बच्चों को भी अपने साथ अपने खेत में लेकर जाएगी। वहीं इमैनुअल के घर में बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि बचे हुए कैनिबल पूरी तरह से बौखला गए थे और वो सार्ज को धमका रहे थे कि अगर वो बंकर के दरवाजे को नहीं खोलेगा तो वो पूरे घर को आग लगा देंगे। तब कुछ सोचने के बाद सार्ज रेन से बंकर का दरवाजा खोलने को बोलता है, जो खोलते ही घर के अंदर मौजूद दोनों कैनिबल बंकर के अंदर आ जाते हैं, जहां मौजूद एक स्ट्रेचर पर डेनिस बेहोश पड़ी हुई थी। अभी सार्ज बंकर में ही कहीं पर छुपा हुआ था और उसे ही ढूंढते हुए एक कैनिबल की नजर बंकर के अंदर मौजूद काफी सारे हथियारों और वहां रखे मसालों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखने के बाद तो वो कैनिबल बहुत ज्यादा खुश हो गई थी।
पर तभी अचानक पीछे से सार्ज निकलकर उसको शूट करके खत्म कर देता है, जो देखने के बाद तो दूसरे वाले कैनिबल ने गुस्से में कुकी की गर्दन पर चक्कू रख दिया था। पर तभी अचानक पीछे से डेनिस उठकर उसकी गर्दन में चक्कू मारकर उसे घायल करती है और कैनिबल का ध्यान भटकते ही टेन अपने पास मौजूद बंदूक की मदद से उस कैनिबल का मत्था खोल देती है, जिससे बंकर के अंदर मौजूद अब सार्ज का पूरा परिवार बच गया था। मगर अभी भी खेत की फसलों के बीच में बहुत सारे कैनिबल मौजूद थे, जिनसे ही बचते हुए हेली, इमैनुअल, डॉन और वो तीनों बच्चे घर की तरफ आ रहे होते हैं। पर तभी अचानक वो कैनिबल उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। तब हेली भी उन पर जवाबी फायर करते हुए इमैनुअल से बाकी सबको बंकर तक ले जाने को कहती है और खुद वहीं पर रहकर लगातार काफी सारे कैनिबल्स को मार गिराती है। इस बीच हेली के पेट में भी एक गोली लग जाती है, जिसके बावजूद भी वो लगातार लड़े जा रही थी। मगर थोड़ी देर बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाने पर मजबूरन उसे भी भागकर घर की तरफ आना पड़ जाता है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा घर के अंदर न जाकर पास के बाड़े में चली जाती है। मगर उसके वहां पर पहुंचते ही 3 कैनिबल उसके पास आकर उसे घेर लेते हैं। इधर अब तक इमैनुअल डॉन को लेकर बंकर में पहुंच जाता है, जहां पर सार्ज की हालत धीरे धीरे बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, जो देखकर डॉन तुरंत ही उसका इलाज करने में लग जाती है, क्योंकि उसे लोगों का इलाज करना अच्छे से आता था। दूसरी तरफ अभी तक जैसे तैसे हेली ने 2 कैनिबल्स को तो जान से मार दिया था, मगर पीछे से एक कैनिबल ने उसकी पीठ पर चक्कू मार के उसकी हालत को खराब कर दिया था और अभी वो हेली को जान से मारने ही वाला था कि तभी किस्मत से वहां पर इमैनुअल पहुंचकर उस कैनिबल को खत्म कर देता है और हेली की जान बच जाती है। पर अब तक हेली की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर जैसे तैसे इमैनुअल उसके पास जाकर उसको संभालने की कोशिश करता है और कहानी वहां पर से कुछ दिन आगे आती है, जहां पर डॉन और बच्चे खेती करने में बाकी सबकी मदद कर रहे थे। इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां पर हेली खाना खाते हुए इमैनुअल को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही थी और उसे बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था कि आज के टाइम पर दुनिया की इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी इमैनुअल बहुत अच्छा इंसान है। अब वैसे आपके हिसाब से दुनिया की ऐसी सिचुएशन में आपका क्या माइंडसेट रहता, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।